नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां जोशीमठ आपदा के कारण स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विस्तार से चर्चा करने के लिए बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने सीएम धामी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम धामी से प्री फैब्रिकेटेड घर बनाने में तेजी लाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने सीएम धामी से आपदा प्रभावित लोगों के लिए जल्द से जल्द मुआवजा घोषित करने की मांग की है। हरीश रावत की माने तो जहां भी लोग बसाए जाएं उस स्थान को नया जोशीमठ नाम दिया जाए, क्योंकि स्थानीय जनता का जोशीमठ के साथ भावनात्मक जुड़ाव है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर की दिक्कतें मुख्यमंत्री को बताई गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हल्द्वानी के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जोशीमठ आपदा को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुनाफे कमाने के नाम पर सरकार पर्यावरण व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डालने पर लगी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग, साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संकेत दे रहे थे कि यहां एनटीपीसी द्वारा बिजली पैदा करने के नाम पर पूरे पहाड़ को संकट में डाला जा रहा है, लेकिन सरकार ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकार केवल मुनाफा कमाने के बारे में सोचती है। वहीं आपसे भी मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड एक समय पे यूपी का ही हिस्सा था और जिस समय उत्तराखंड बना, लोगों को भरोसा और उम्मीद ये थी कि विकास बहुत होगा और उत्तराखंड खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। इधर जो देखने को मिल रहा है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया देख रही है कि जोशीमठ में क्या हुआ है। जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था, विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था, और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के, उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं। एक्सपर्ट, साइंटिस्ट या जो रिसर्च करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने समय समय पर सरकारों को सावधान किया। वो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे बीजेपी की आज, इन सरकारों को समय समय पर वहाँ के लोगों ने सावधान किया, एक्सपर्ट्स ने सावधान किया। कई रिपोर्ट्स जो आई साइंटिस्ट्स की, उनसे सावधान हुए। जो बहुत जागरूक लोग हैं, समझदार हैं, उन्होंने खुद कहा कि जोशीमठ में इस तरह का विकास होना चाहिए। जो विकास हो रहा है और जो खासकर एनटीपीसी की वजह से पहाड़ खोखले कर दिए हैं, ये उत्तराखंड के उस हिस्से के और उत्तराखंड के पूरे हिस्से के पहाड़ कच्चे माने जाते हैं। वहीं लीक मामले को लेकर उत्तराखंड बीजेपी और प्रदेश कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इसी बीच अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में अपराधी बचाए जाते थे और बीजेपी के कार्यकाल में अपराधी जेल भेजे जाते हैं। महेंद्र भट्ट ने बताया कि पेपर लीक मामले में सरकार ने अपराधियों को जेल भेजकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। महेंद्र भट्ट की माने तो सरकार नकल के खिलाफ नकल विरोधी कानून लाने की तैयारी कर रही है। तो वहीं महेंद्र भट्ट के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पाल ने कहा है कि बीजेपी और उनके प्रदेश अध्यक्ष अहंकार में डूबे हुए हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के कई मंत्रियों का जिक्र करते हुए उनके गंभीर आरोप लगाए और बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। कि अपराधी बचाए जाते थे, अब अपराधी जेल में जा रहे हैं। और मैं करने को बार इस विषय को देखता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मिथक तोड़ा है। केवल चर्चाएं, संदेह तक न रहें और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो, यही आज तक होता आया था। कहीं से भी कोई विषय उठता है, उसकी जड़ तक जाना और ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाना, ये युवाओं के अंदर और भविष्य के अंदर होने वाली जो नियुक्तियां, उसके प्रति विश्वास खड़ा होता है। और मैं कह सकता हूं, धीरे धीरे जो भी संस्थान हैं, जिन संस्थानों में विकृतियां आई हुई थी, वो सारे संस्थान भविष्य के अंदर अपना एक सुधार करेंगे और उसका अच्छा एक स्वरूप हमको दिखाई देगा। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार है और जब सर चढ़ के बोले अहंकार तो नाम होता है महेंद्र भट्ट का। महेंद्र भट्ट कहते हैं कि हमने जेल उन सब लोगों को भेज दिया जिन्होंने करा है घोटाला, जो है गलत काम करने वाले। तो ये बताओ, महेश नेगी को क्यों बचाया? इस बार टिकट नहीं दिया पर अपराध विमुक्त तो नहीं हो गए। TSR 1 के ऊपर इतना बड़ा आरोप, TSR 2 ने तो कुंभ के दौरान ही कर दिया कोरोना घोटाला और एक हारे हुए विधायक को जबरदस्ती कैसे पैसा बांट बांट कर जिताया, हमने वो भी देखा। यूके SSSC का मास्टरमाइंड कौन है, यूके PSC में मास्टरमाइंड कौन है, ये
सब खुलासा कब होगा? खुलासे नहीं कर सकते। देखिए, उत्तरकाशी के उड़गांव में निजी नर्सरी द्वारा पौधों की आपूर्ति में की जा रही अनियमितताओं पर संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी को जांच करने और 2 दिन के अंदर मामले की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को कैंप कार्यालय सचिव कृषि वीवी आरसी पुरुषोत्तम के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में करीब 300 करोड़ की लागत से नाबार्ड के माध्यम से पूरे प्रदेश में शुरू होने जा रही योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की और प्रदेश भर में विभाग द्वारा 18,000 पालियो हाउस लगाने का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कुछ अनियमितता उत्तरकाशी में ट्रांजेक्शन को लेकर हुई है, उसके लिए जो जिलाधिकारी उत्तरकाशी को जांच के लिए कह दिया गया है, 2 दिन के अंदर जांच करने के लिए कहा है। उसमें अगर कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा संकल्प है कि 2025 में अपने हॉर्टिकल्चर के उत्पाद को हम दुगना करेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने परिवार के साथ मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जब भी मौका मिलता है वे अपने परिवार के साथ मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने आ जाते हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि सहारनपुर से लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। साथ ही इस दौरान उन्होंने खानपुर को लेकर विवादित बयान भी दिया है। उन्होंने खानपुर को एक छोटा विधानसभा क्षेत्र बताया जिसका कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि वे 4 बार यहां से विधायक रह चुके हैं, 3 बार मंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब उनकी पत्नी यहां से राजनीति करेंगी और वे अब बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलेंगे। खानपुर छोटा सा टुकड़ा है यार, क्या वजूद है खानपुर का? बात करनी है तो बड़ी करो। देखो ऐसा है, कहा गया है कि सैर करो तो गुलशन की, बाजार में क्या रखा है, और कत्ल करो तो नजरों से, तलवार में क्या रखा है। तो बात करो सहारनपुर की, जहां से एमपी का चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। एमपी का जो लड़ने जा रहा हूं, उत्तराखंड तो छोटा हो गया मेरे लिए। 4 बार विधायक रह लिया 20 साल, 3 बार मंत्री रह लिया। अब यहाँ मैं रानी साहब को ला रहा हूँ, अपनी वाइफ को, वो रहेंगी, मैं निकलूंगा आगे की लड़ाई, बड़ी लड़ाई। ऋषिकेश से अब खबर, जहां कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कारण रुद्रप्रयाग का मरोड़ा गांव बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। यहां गांव के कई घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि कई घर जमींदोज हो चुके हैं। हालात ये हैं कि कई लोगों का अभी तक मकान का मुआवजा तक नहीं मिला, जिसके कारण कई परिवार अब भी जान खतरे में डालकर टूटे फूटे घरों में निवास करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि गांव के पीड़ित सभी 70 परिवारों के विस्थापन के लिए प्रशासन ने 21 करोड़ का मुआवजा राशि जारी किया है। नशे पर रोक लगाने के लिए नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कालाढूंगी पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को और खासकर युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत दी गई। साथ ही इस दौरान महिला सुरक्षा के मद्देनजर बनाई गई गौरा ऐप के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। गौरा ऐप द्वारा आसानी से शिकायत दर्ज कराने संबंधित अन्य जानकारियां दी गई। वार्ड नंबर 7 में महिला पुलिस द्वारा बताया गया महिला सशक्तिकरण ऐप के बारे में बताया गया, जिससे हमें पता चला कि महिलाओं की क्या क्या अगर परेशानी है तो वो पुलिस को कैसे बता सकती हैं। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली। संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी द्वारा वार्ड नंबर 7 में ऋतिक गोस्वामी जी के तत्वान पर वेंकट हॉल पर कार्यक्रम करा गया, जो हमारा नशे के खिलाफ अभियान और उत्तराखंड पुलिस ऐप जो उत्तराखंड सरकार द्वारा आया है उसके बारे में यहाँ पर सबको जानकारी दी गई। और बच्चों को वाहन ना देना और हेलमेट पहनना और ट्रैफिक के नियम के बारे में हमारे कालाढूंगी थाना अध्यक्ष श्री नंदन सिंह रावत जी द्वारा सबको जानकारी दी गई। नंबर 7 में यहाँ की जनता के साथ मीटिंग की गई, उनको ट्रैफिक से संबंधित नियमों के बारे में और महिला अपराध से संबंधित नियमों के बारे में सारी जानकारी दी गई। और एक जो हमारा उत्तराखंड पुलिस की तरफ से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है गौरा शक्ति करके, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई और कैसे उसको अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद उससे महिलाओं को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं।
ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 2.5 किलो से अधिक चरस बरामद किए। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की माने तो बरामद चरस की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर उनके पिछले रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। मंत्री जी के नशा मुक्त देवभूमि मिशन 2025 अभियान के अंतर्गत कल अल्मोड़ा पुलिस और SOG की टीम के द्वारा एक संयुक्त अभियान में चेकिंग के दौरान 2 लोगों को पकड़ा गया और जिनसे कुल लगभग 2.5 किलो चरस बरामद हुआ है, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। और इसमें जो दोनों मुलजिम पकड़े गए हैं वे धारी नैनीताल के रहने वाले हैं। तो इनसे अभी इनको अभी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसमें अभी और छानबीन की जाएगी। और जो इन्होंने अगर कोई संपत्ति अर्जित की है इस तस्करी के द्वारा तो वो संपत्ति के जब्तीकरण का भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पुलिसकर्मी है, जो पुलिस टीम है, उसको 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला में नदी किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिले युवक के शव की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने पत्थर से सिर पर वार करके युवक की हत्या की थी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बता दें कि 13 जनवरी को यमकेश्वर स्थित सिगड़ी गांव में नदी किनारे युवक का शव बरामद हुआ था। यमकेश्वर राजस्व चौकी में वादी चमनलाल द्वारा अपने भाई की हत्या का अभियोग पंजीकृत करवाया गया था और चूंकि मामला संवेदनशील व गंभीर प्रकृति का था, इस वजह से इसे राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया। थाना लक्ष्मण झूला में मेरे द्वारा इसमें एक टीम गठित की गई और टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर ही सुराग रसी, पता रसी और सर्विलांस के माध्यम से जो इसका मुख्य अभियुक्त था जिसने मृतक की हत्या की थी, उसको कल देर रात्रि जगाधरी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और टीम द्वारा काफी अच्छा काम किया गया। इस वजह से इनको 2,500 का इनाम दिया गया है और अभियुक्त को आज जो है माननीय न्यायालय में पेश किया। महिला सुरक्षा के मद्देनजर सितारगंज पुलिस ने सुरेंद्र नगर में महिलाओं के साथ बैठक की। इस दौरान महिलाओं को गौर शक्ति ऐप की जानकारी दी गई। महिलाओं को ऐप चलाने और उसके लाभ के बारे में बताया गया। गौरा शक्ति ऐप के जरिए महिलाएं किसी भी मामले की शिकायत दर्ज करा सकती हैं। उत्तराखंड पुलिस की माने तो इस ऐप में महिलाओं और पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। इस ऐप के जरिए पुरुष भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आजकल उत्तराखंड सरकार ने अभी ये एक नई ऐप बनाई है ये जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं। महिलाओं के लिए पहले 112 नंबर चलाया गया था और एक उत्तराखंड पुलिस ऐप है जिसमें कि गौरा शक्ति ऐप है। गौरा शक्ति ऐप सिर्फ महिलाओं के लिए है और उत्तराखंड पुलिस ऐप को पुरुष और महिलाएं दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो गौरा शक्ति ऐप है, गौरा शक्ति ऐप की बहुत सारी उसमें महिलाओं के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छी है। देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आईटी सेल की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें प्रदेश भर के आईटी सेल के पदाधिकारी शामिल रहे। आज की बैठक में सोशल मीडिया की नीतियों को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश आईटी सेल के प्रभारी शेखर वर्मा की माने तो बैठक में आगामी चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। बता दें कि इस साल प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं। इसके अलावा मार्च में बीजेपी 1 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, जिसे लेकर भी चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और पार्टी का जो आधार है कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत मजबूत है और हम तभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन पाए। जिस तरीके से आपको पता है आईटी और सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई अन्य विपक्षी दल नहीं कर सकता है। बहुत बार पार्टी पर अटैक हुए विपक्षियों द्वारा, जो प्लानिंग की गई उसका पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सोशल मीडिया आईटी के वॉलंटियर्स ने जो काम किया है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है और देश और प्रदेश में अच्छा माहौल बनाने के लिए एक बहुत अच्छा हमारे पास कैडर है जिसने बहुत सपोर्ट करके प्रदेश और देश में दोनों जगह अच्छा माहौल
पौड़ी गलवाल के यमकेश्वर क्षेत्र में नया थाना और बीरखाल में नई पुलिस चौकी खोलने की तैयारियां पुलिस प्रशासन ने तेज कर दी हैं, जिसके बाद दोनों क्षेत्र के 270 गांव राजस्व से रेगुलर पुलिस के अधीन शामिल हो जाएंगे। पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे के मुताबिक अंकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने राजस्व क्षेत्र को रेगुलर पुलिस के अधीन करने की घोषणा की है, जिसकी अधिसूचना जारी होने के बाद पौड़ी के 418 गांव राजस्व से अब रेगुलर पुलिस के अधीन हो गए हैं। 148 गांव पुराने थानों के अधीन आए हैं, जबकि 270 गांव के लिए यमकेश्वर में नया थाना और बीरोखाल में नई पुलिस चौकी खोलने की तैयारी जनपद पुलिस ने तेज कर दी है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल थाना चौकी के लिए पूर्व से संचालित पटवारी चौकी के भवन को ही चिन्हित करने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हमारे पास 148 गांव ऐसे हैं जिनको हमने अपने थाना क्षेत्र में एरिया एक्सटेंशन के तहत संबंधित थानों में जुड़ गए हैं। वो इसके संबंध में हमारे द्वारा हमारे थाना प्रभारियों द्वारा विस्तृत कार्रवाई की जा रही है। हल्काबंदी की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई हुई है। जो वहाँ की समस्याएं हैं उनको भी सुना जा रहा है और उसी हिसाब से आगे की इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा जो अब अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके तहत जो यमकेश्वर में थाना हमको स्टैब्लिश करना है और बीरोखाल की जो चौकी स्टैब्लिश करनी है, उसमें भी अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई। ऋषिकेश में जल निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जल निगम की लापरवाही के चलते त्रिवेणी घाट पर सीवर ओवरफ्लो होकर बहुत बहता हुआ नजर आया है, जिसका प्रदूषित पानी सीधे गंगा में जा रहा है। गंगा में सीवर का पानी बहता देख श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश देखने को मिला है। गंगा दर्शन के लिए त्रिवेणी घाट पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस पर नाराजगी जताई है और संबंधित विभाग से मामले की शिकायत दर्ज कराई है। जो कि ऑल इंडिया में प्रसिद्ध है और यहाँ पर पर्यटक आते हैं दूर दूर से, और इस तरीके के सीवर लाइन का बहाव रहेगा, कोई भी साफ सफाई नहीं है, बड़ी ही दिक्कत है। लोगों के जूते भीग जाते हैं, सर्दी में बड़ी ही परेशानी हो रही है। मुझे ही देखिए, मेरे सारे जूते भीग गए। गंगा जी हमारी अशुद्ध हो रही है, जिसको शुद्ध करने के लिए हमारे मोदी जी अथक प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास को ये त्रिवेणी घाट वाले विफल कर रहे हैं। लक्सर की बिक्रमपुर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने मामूली कहासुनी को लेकर अपने ही दोस्त की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। खबरों की माने तो मृतक अपने खेत की रखवाली करने गया था, तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस जल्द ही आरोपी और गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। वाली लक्सर क्षेत्र अंतर्गत चौकी बिक्रमपुर में एक हत्या का मामला प्रकाश में आया, जिसमें मृतक नरेंद्र की कुल्हाड़ी से जो है मार के जो हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और तहरीर आ रही है, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। इस संबंध में टीमें बनाकर आरोपियों की धरपकड़ के लिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी। सितारगंज में वन विभाग की टीम ने अवैध चिरान के आरोप में आरा मशीन को सीज किया है। इस दौरान साल के लट्ठे लादकर आई ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त कर ली गई है। अधिकारियों ने आरा मशीन मालिक के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके से भारी मात्रा में लकड़ी बरामद की है। हो रहा था, जिसकी सूचना पर वन विभाग ने छापा मारा तो एक ट्रैक्टर ट्राली सीज की है और कुछ लट्ठे भी बरामद हुए हैं। इसी क्रम में उस आरा मशीन को अग्रिम आदेशों तक सीज किया गया। लकड़ी के कागज़ नहीं थे, चिरान हो रहा था जिस लकड़ी का परमिशन है, लाइसेंस है उसका, तो अग्रिम आदेशों तक श्रीमान प्रभागी वनाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेशों तक उसे। कोटद्वार के जशोधरपुरा स्थित सिडकुल में मानकों के विपरीत संचालित हो रही 2 स्टील फैक्ट्रियों को जिलाधिकारी पौड़ी के निर्देश पर सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी पौड़ी को लंबे समय से इन फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रदूषण फैलाने की शिकायत मिल रही थी। इस संबंध में जिलाधिकारी ने पिछले साल 30 दिसंबर को इन फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि जशोधरपुर सिडकुल स्थित वर्तमान में 17 इकाई संचालित है। कोटद्वार नगर निगम के वार्ड नंबर 40 स्थित स्टील इकाइयां क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण के मानकों के विपरीत संचालित हो रही थी। स्थानीय लोगों व पार्षद मनीष भट्ट ने पूर्व में जिलाधिकारी पौड़ी व स्थानीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी। शिकायत के बाद जिलाधिकारी पौड़ी ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम से जांच कराई। जांच में जशोधरपुर सिडकुल में 6 स्टील इकाइयों द्वारा मानकों को पूर्ण नहीं करने की रिपोर्ट जिलाधिकारी पौड़ी को दी गई है।
जो भी अप्रिय घटनाएं कुछ अगर यहाँ पर होती है, अगर ऐसे कोई शिकायत आती है तो हमारे भी यहाँ पर एक चौकी भी है खुली हुई है, संबंधित थाने में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सिटकुल के यहाँ पर अधिकारी भी रहते हैं, आरएम वगैरह भी रहते हैं, उनके दे सकते हैं। हम लोग स्वयं भी यहाँ कोटद्वार में निवासरती हैं, आप यहाँ पर भी अपनी कोई शिकायत दे सकता है। निश्चित तौर से अगर कोई भी जैसे किसी के वेतन में कमी है या किसी को वेतन नहीं दिया जा रहा है या जबरदस्ती भगाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, ऐसे कोई भी शिकायत प्राप्त होगी तो डिफरेंट केस में कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज पुलिस प्रशासन की टीम ने नकुलिया रोड पर सिंगल यूज पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। इस कंपनी को सील कर दिया गया है। साथ ही यहां से 70 कुंटल पॉलिथीन और कच्चा माल बरामद हुआ है। प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक को भी सील कर दिया है। फैक्ट्री को चलने का तो अभी जांच की जा रही है, कितने दिनों से इनका हमने जो है बिजली का बिल इत्यादि सब लिया है, उसके देख के जांच की जाएगी। काफ़ी दिनों से अपनी सूचना से हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे एक अवैध फैक्ट्री जो है वो जो पॉलीथीन सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज पॉलीथीन है, उसका निर्माण कर रही है। तो इसी की दृष्टि के तहत छापा मारा गया और भारी मात्रा में जो है इसमें सिंगल यूज पॉलीथीन मिली है और लगभग 7 मशीनें इसमें फर्स्ट फ्लोर पर हैं और ग्राउंड फ्लोर पे 8 मशीनें हैं। 240 के लगभग जो है वो पॉलीथीन के बड़े जो कट्टे हैं वो बरामद हुए हैं। एक कट्टा लगभग 25 kg के आसपास था। कार्रवाई भी जारी है, अभी हम सीज कर रहे हैं। अल्मोड़ा के भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में 4 विधाएं सिखाई जाती हैं, जिसमें संगीत, सितार, कथक और भरतनाट्यम बच्चे यहां सीखते हैं। यहां 11 साल से लेकर 21 साल के बच्चे प्रवेश लेते हैं। प्रभारी प्रधानाचार्य के मुताबिक वर्तमान में करीब 172 बच्चे यहां पर संगीत सीख रहे हैं। महाविद्यालय में जो शिक्षण कार्यक्रम का 17 फरवरी से शुरू होगा, लेकर के 15 फरवरी तक प्रवेश फॉर्म जो भी है आए हैं तो ले जा सकते हैं, 20 रुपया शुल्क दे करके ले जा सकते हैं। और 21, 22, 23 को हम लोगों ने उनका बच्चों का इंटरव्यू रखा है। उसके बाद जैसे ही वो फीस जमा करेंगे 27 फरवरी से हम लोगों के शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। एक दूसरा जो है, कुछ बच्चों जिन बच्चों ने जो ये प्रवेशिका में होगा या प्रथमा में होगा और अन्य बच्चों जिसका अगर रिजल्ट आ गया हो, कोई अगर बीच में है तो वो एडिशन लेकर के उन शिक्षण अपने संस्थाओं में, चाहे हमारे जो विधाएं हैं, गायन है या कथक है या भरतनाट्यम है या सितार में है, जहाँ भी एडिशन लेना चाहे ले सकता है। अल्मोड़ा की कामिनी कश्यप आवारा पशुओं के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। कामिनी ने अपने घर में 1, 2 या 5 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा बेजुबानों को बच्चों की तरह पाला है। वहीं उनके इस पशु प्रेम की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। कामिनी कश्यप अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। यहीं पर उनका जन्म हुआ और उनका जीवन यहीं पर बीत रहा है। पेशे से वकील कामिनी कश्यप को सड़कों पर घूमते हुए भूखे प्यासे जानवरों को देखकर रहा नहीं जाता। यह काम उन्होंने 40 साल पहले शुरू किया था। कामिनी ने इन आवारा पशुओं को नया जीवन दान देने के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। आज वे पूरा दिन इन पशुओं की ही सेवा में लगी रहती हैं। कामिनी बताती हैं कि उन्हें तो याद भी नहीं है कि अब तक उन्होंने कितने जानवरों को पाल पोस कर बड़ा किया है। कामिनी बताती हैं कि फिलहाल उनके पास लगभग 50 से 60 कुत्ते हैं और 35 से ज्यादा गाय के बछड़े हैं। इतना ही नहीं, लगभग 20 उनके पास बकरियां भी मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि कामिनी कश्यप के पास जो भी जानवर हैं, ना तो वह दूध देते हैं और ना ही उनसे कुछ काम लिया जा सकता है। बावजूद इसके गृहिणी होते हुए भी उनके लिए दिन रात लगे रहते हैं। गाय तो मेरे पास कम है, 2-4 ही हैं और छोटे छोटे बछड़े हैं मेरे पास और करीब 50-60 डॉगी हैं, जिसमें से कुछ बेचारे अपाहिज हैं और 40 साल से लगभग इनकी सेवा कर रहे हैं। इनकी व्यवस्थाएं जैसे ठंडे के दिनों में इनकी घास वगैरह सब इकट्ठा कर लेते हैं गाय बैलों के लिए, और ये जो छोटे स्वान पशु हैं, डॉगी वगैरह, इनके लिए चावल है, सब्जी है, दाल है। सरकार से कोई मदद नहीं मिली। गाय पंचायती राज विभाग के अधीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के एकीकरण संबंधी सरकार के फैसले से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, पंचायत डाटा एंट्री ऑपरेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों में गुस्सा है। नरेंद्रनगर में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। आंदोलनरत कर्मचारियों का कहना है कि पंचायत राज और ग्राम विकास दोनों अलग अलग विभाग हैं। दूसरे विभाग के कार्य में लगाकर उनके अपने विभागीय कार्य
कार्य और प्रमोशन प्रभावित होंगे। साथ ही आदेश के तहत सीआर लिखने का अधिकार अब पंचायत राज अधिकारी से हटाकर खंड विकास अधिकारियों को सौंपा गया है। लिहाजा ऐसे आदेश का वे तब तक विरोध करेंगे जब तक सरकार आदेश को रद्द नहीं कर देती है। जो दो विभाग के लोग जो समान प्रकृति के जो कार्य कर रहे हैं उनमें पदोन्नति के अवसर उसमें समान नहीं, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो समानता का संविधान के द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार है उसका भी उसका भी हनन हो रहा है। और सबसे इसमें क्या हो रहा है कि हमारा विभाग जो है मूल विभाग है पंचायत राज विभाग, और पंचायत राज विभाग मूल विभाग होते हुए उसको किसी अन्य रेखीय विभाग में यानी ग्राम्य विकास में उसको क्या किया जा रहा है, मर्जर किया जा रहा है। जो सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, जो ऑर्डर सरकार ने निकाला है जिसके तहत उनका कहना है कि ग्राम पंचायत को ग्राम्य विकास में विलय कर दिया गया है, लेकिन कार्य के लिए। लेकिन सरकार से हमारा ये कहना है कि यदि विलय होता है तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान पदोन्नति, तो हम इस कार्य को करने के लिए पीछे नहीं हैं, हम कार्य बराबर करेंगे। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के संचालन को लेकर की जा रही टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी टेंडर प्रक्रिया कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनाई गई है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर जांच की मांग उठाई है। देखा गया है कि कई तरह की अनियमितताएं देखी गई है, जिसका मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पुरजोर विरोध करा जाता है। और टेंडर में कई तरह की अनियमितताएं ये देखी गई है कि उसमें ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये टेंडर भरा गया है। टेंडर में जो शर्तें लिखी गई है उसको इतना ज़्यादा जटिल कर दिया गया है कि जिसमें आम आदमी या कोई और प्रतिस्पर्धा करना चाहे तो वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो है पार्किंग के नाम पे जो टेंडर हुआ है उसमें एरोडायनेमिक्स का अनुभव या एडवेंचर स्पोर्ट्स के अनुभव की शर्त रखी गई है। साथ ऐसा क्या है कि जो पार्किंग चलाएगा उसे जो है एरोडायनेमिक्स या उसकी एडवेंचर स्पोर्ट्स का अनुभव होना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।